Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. The first article is important. बात यहाँ पर की जा रही है GS पेपर नंबर 2 की गवर्नेंस में आपको इससे रिलेटेड आर्टिकल देखने के लिए मिल जाएंगे. देखिए यहाँ पर एक जो टर्म यहाँ पर यूज़ होने वाली है विच इज़ द पैलिएटिव केयर. ओके, अब देखिए केरला एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन के निकल कर आया है पैलिएटिव केयर्स के मामले में. इस पूरे आर्टिकल को समझने के पहले आपको एक बात पता होना ज़रूरी है कि पैलिएटिव केयर्स आखिर होती क्या है. देखिए पैलिएटिव केयर हम ऐसी डिसीज़ेज़ को बोलते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ेज़ होती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस जो होती हैं, जहाँ पे लोग, ये वाला आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ की लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है. ऐसे जो पेशेंट है, फॉर एग्जांपल कोई कैंसर या किसी क्रॉनिक पल्मोनरी डिसीज़ से या फिर किसी कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ या एड्स जैसी बीमारियों से अगर कोई भी व्यक्ति जो परेशान है, जो उनकी फैमिलीज़ हैं वो उस लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ को लेकर सर्वाइव कर रही हैं, ऐसे कंडीशंस में जो केयर यहाँ पर दी जाती है इसे ही पैलिएटिव केयर बोला गया है. अब देखिए 2018 की एक रिपोर्ट आई थी जहां पर एक लैंसेट कमीशन है जिसने पैलिएटिव केयर और पेन रिलीफ रिफर्स को लेकर कंडीशन बताई थी कि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस हेल्थ रिलेटेड सफरिंग है, जहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं, स्पेशली अगर आप बात करेंगे लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ की, दे आर सफरिंग अलॉट. इनफैक्ट मोर देन 80% जो इंडिविजुअल हैं वो इस तरीके की एक प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं जहाँ उन्हें फ़िज़िकल के अलावा सोशल, स्पिरिचुअल और इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है. और इस तरीके के जो इंटरवेंशन है ये इनको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल पाते. ऐसे में केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जिसने पैलिएटिव केयर पॉलिसी को 2008 में लॉन्च कर दिया है. ठीक है, नॉट अलोन दैट, बल्कि केरल के जितने 14 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर आपको पैलिएटिव केयर दिखाई देंगे. यहाँ पर पैलिएटिव केयर दिया जाता है. अलॉन्ग विद दैट आप एक और चीज़ समझ लीजिए जो कि बहुत अच्छी है इस जगह के बारे में, कि केरला में जब आप देखेंगे तो एक हेल्थ केयर जो है, हेल्थ केयर को एज ए चैलेंज की तरह यहाँ पर लिया जा रहा है. आज की डेट में 2018 की जो रिपोर्ट थी लैंसेट की, उसके हिसाब से ही अगर आप देखेंगे तो जो 908 पैलिएटिव केयर साइट्स हैं उसमें से 841 अलोन आर देयर इन दी, उसका जो नेटवर्क है वो केरला में आपको देखने मिलेगा. सो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड कि आप देखेंगे पूरे इंडिया में आपको अगर एक कोई पॉलिसी दिखाई दे रही है, एक ऐसा स्टेट दिखाई दे रहा है जो पैलिएटिव केयर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, इट इज़ दी केरला. हालांकि इस तरीके के जो इम्पैक्ट हैं सिर्फ हमें यहाँ पर पैलिएटिव केयर में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बल्कि जहाँ पर जब पूरा वर्ल्ड फिज़िकल हेल्थ को उठाने की बात कर रहा था ड्यूरिंग द कोविड-19, वहीं पर केरला कम फॉरवर्ड विद द पॉलिसी की जहाँ पर मेंटल हेल्थ की बात की जा रही थी, जहाँ पर लोगों में पैलिएटिव केयर मूवमेंट यहाँ पर चलाया जा रहा था. तो दीज आर द समथिंग विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आर्टिकल जो अगर आप बात करेंगे तो आर्टिकल का एक क्रक्स समझ लीजिए कि जहाँ पर जब आप वर्ल्ड की बात करेंगे तो केवल 14% लोग हैं, पेशेंट हैं जिनको पैलिएटिव केयर जिनको यहाँ पर मिल रही है. ओनली 14% ऑफ पेशेंट हु नीड पैलिएटिव केयर वर्ल्ड वाइड रिसीव्ड इट. लेकिन केरला की अगर आप बात करेंगे तो केरला का कम्युनिटी मॉडल इतना बढ़िया है कि यहाँ पर 60% लोगों को ये केयर इन तक पहुंच पा रही है. सो इसमें सिर्फ आपको अकेले एक पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी नहीं देखने मिलेगी, इट्स एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन जहां पर लोग सर्विसेज दे रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है. कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है, डॉक्टर्स, नर्सेज, वॉलंटियर्स के यहाँ पर ट्रेनिंग किया जाता है. दे केम फॉरवर्ड फॉर दिस पैलिएटिव केयर. अब देखिए केरला के अलावा क्या इंडिया में ऐसा कोई नियम है? जी हाँ, समझ लेते हैं. नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर, NPPC जैसे बोला जाता है. जब हम पैलिएटिव केयर की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया ये एक तरीके का सपोर्टिव केयर होता है जिसकी रिक्वायर होती है ऐसे टर्मिनल केसेस लाइक कैंसर, एड्स या फिर लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज जहाँ पर होती हैं, जहाँ पर पैलिएटिव केयर को आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के रूप में भी देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अकेला आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बात नहीं करेगा, ये आपकी फैमिली को भी इसमें इंक्लूड करता है, आप कम्युनिटी के जो रिसोर्सेज हैं उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल करता है. ऐसे समझ लीजिए कोई एक व्यक्ति है किसी परिवार का जो वही यहाँ पर
जीविकोपार्जन कर रहा है या वही यहाँ पर पूरी अर्निंग करता है, ऐसे में अगर उस व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है या लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिसीज़ हो जाती है तो उसकी फैमिली के लिए भी पैलिएटिव केयर यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। सो इसको आप एक तरीके से टर्शरी केयर फैसिलिटीज़ भी बोल सकते हैं इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड इवन इन दी पेशेंट्स ऑफ। ये इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ को। ठीक है, कैसे इम्प्रूव करती है? ये ना केवल फिज़िकली सपोर्ट करती है बट आप देखेंगे तो यहाँ पर जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं पेशेंट या उनकी फैमिली जो सफ़र करती है उससे भी ओवरकम करने में मदद करती है। दे हेल्प द पर्सन विद स्पिरिचुअली एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जिसकी वजह से आगे आके इनके जो सिम्टम्स हैं उनको यहाँ पर करेक्ट किया जाता है। अब अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ने 2012 में इसको यहाँ पर लॉन्च किया था, इस तरीके का एक सेपरेट बजट। बट इसके लिए आप देखेंगे तो कोई भी सेपरेट बजट एलोकेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि आप देखेंगे तो NHM के अंडर एक ये स्कीम बन के रह गई है बट इसका कोई खास इम्प्लीमेंटेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो कैपेसिटी है पैलिएटिव केयर सर्विसेज की, वो यहाँ पर डिलीवर करना लोगों में। उसके अलावा एक लीगल और रेगुलेटरी सिस्टम बनाना, एक सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर क्रिएट करना ताकि एक्सेस दिया जा सके लोगों को मेडिकल और साइंटिफिक अप्रोचेस के लिए। साथ ही जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया जा सके, उनको यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। कम्युनिटी का जो बिहेवियर चेंज है वो यहाँ पर किया जा सके, एक पैलिएटिव केयर के थ्रू एक अवेयरनेस पहुँचाई जा सके। ये कुछ यहाँ पर सजेशंस दिए जा रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे होंगी? देखिए, जब आपके यहाँ ट्रेन प्रोफेशनल होंगे, एक ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट होंगे, रिहैबिलिटेशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स की बात जब यहाँ पर बात की जाएगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट है विच इज़ दी बजट। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो पैलिएटिव जो केयर है वो आपको देखने अपने आप उनमें एक इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर GS पेपर नंबर 3, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और हम यहाँ पर की क्लाइमेट थ्रेशहोल्ड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। दे आर लाइकली टू बी ब्रीच्ड इन दी 5 years एज पर द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट। अब देखिए, ये जो आर्टिकल है ये कुछ बहुत पॉजिटिव आर्टिकल नहीं है, एक तरीके से नेगेटिव है। यहाँ पर जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो एक रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि इसके 66% चांसेस हैं। आप देखेंगे 66% चांसेस हो जाते हैं कि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पर क्रॉस कर जाए। दैट मीन्स अगले आने वाले 5 सालों में जो आप टेम्परेचर देखेंगे वो लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुका होगा अगले आने वाले 5 सालों में, मतलब 2027 में। ठीक है, तो ये इस रिपोर्ट का एक रिज़ल्ट है जो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। हालांकि अब इसके जो बूस्ट होने के चांसेस हैं ये अचानक से कैसे आ गए? देखिए, जो लास्ट ईयर की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से ये जो ऑड्स थे इनके चांसेस थे केवल 50-50। लेकिन ये जो साल है जिसमें आप देख रहे हैं एक एल नीनो ईयर यहाँ पर बन गया है और उसी की वजह से जो वेदर पैटर्न है ये यहाँ पर चेंज हो चुका है, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है। इसकी वजह से वार्मर वाटर, आपको पता है ट्रॉपिकल पैसिफिक की जो हीट होती है वो पूरे सराउंडिंग एरिया को गर्म कर देती है, एटमॉस्फेयर उसके आसपास का गर्म हो जाता है और जिसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें भी इंक्रीज़ देखने के लिए मिलता है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द रीजंस जहाँ पर आप देखेंगे ग्लोबल टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की बात की जा रही है। इस पूरे आर्टिकल में एक इंस्टीट्यूशन के बारे में भी डिस्कस किया गया है विच इज़ IPCC। लेट्स डिस्कस इट ब्रीफली। IPCC की जब हम बात करते हैं तो ये स्टैंड करता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सबसे पहली चीज़ जो आप याद रखेंगे, एक साइंटिफिक गवर्नेंट बॉडी है, किसके अंडर में? अंडर द यूनाइटेड नेशंस। इसको सेट किया गया था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर गवर्नमेंट्स। जो इसके बाकी 195 मेंबर्स थे उनकी रिक्वेस्ट पर इसको IPCC को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक डेडिकेटेड बॉडी है जो प्रोवाइड करती है पूरे ऑब्जेक्टिव को, साइंटिफिक व्यूज़ को, किससे रिलेटेड? क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका एक पूरा ब्यौरा ये यहाँ पर देता है कि क्या इस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नेशंस के ऊपर, चाहे पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात कर लें, क्लाइमेटिक इम्पैक्ट की बात कर लें या इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात कर लें, ये सब कैसा होने वाला है, ये पूरी जानकारी देता है IPCC।
ओके, सबसे पहले देखिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में बाय टू यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बाद में हालांकि इसे एंडोस कर दिया गया बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और एक सेपरेट यूनिट के रूप में आईपीसीसी के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अगर हम इनके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर आपको देखने मिल जाएगा जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड, और इसके जो मेंबर्स हैं वो आपकी 195 कंट्रीज़ इसकी मेंबर आपको देखने मिलेंगी। हालांकि जो इसकी मेंबरशिप है इट इज़ ओपन फॉर ऑल, वो सारे लोग जो WMO के मेंबर्स हैं या UNEP के मेंबर हैं उन सभी के लिए जो मेंबरशिप है ये पूरी तरीके से ओपन है। IPCC की बात करें तो ये रिपोर्ट्स को प्रोड्यूस करता है जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन को सपोर्ट करती हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, आगे आने वाली ट्रीटीज़ को बनाने के लिए। साथ ही इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो UNFCCC का इज़ टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, और साथ ही जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल करना इनका एक महत्वपूर्ण काम हो जाता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि करंट स्टेट है, जो साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल या सोशो इकोनॉमिकल नॉलेज है अबाउट द क्लाइमेट चेंज, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, फ्यूचर डेंजर्स आपको क्या देखने मिलेंगे, या क्या ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यहाँ पर अडॉप्ट किया जा सकता है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, इस रेट को कंट्रोल करने के लिए, इसकी जानकारी भी ये देते हैं। साथ ही एक स्पेशल रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश करते हैं ऑन इश्यूज एग्रीड अपॉन बाय इट्स मेंबर स्टेट्स एज वेल एज द मेथोलॉजी रिपोर्ट दैट गिव गाइडेंस फॉर द ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरीज। यही कारण है कि आप देखेंगे IPCC और AI गोरे को इन्होंने शेयर करते हुए 2007 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था इन द कंट्रीब्यूशन फॉर द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही यहाँ पर AR6 रिपोर्ट आपको जानना ज़रूरी हो जाती है। AR6 रिपोर्ट के बारे में आप सेपरेटली स्टडी भी कर सकते हैं, उसका एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। देखिए AR जो रिपोर्ट है इसको हम सिंथेसिस रिपोर्ट AR6 क्लाइमेट चेंज के नाम से भी जानते हैं। ये पिछले 5 सालों में ग्लोबल टेम्परेचर राइज क्या रहा, ग्रीन हाउस एमिशन क्या रहा, या क्लाइमेट इम्पैक्ट क्या देखने मिले उसके बारे में जानकारी देता है। और इसी की वार्निंग है, आप देखिए इसने लेजिस्लाइज किया था इस रिपोर्ट ने अपनी प्रीवियस रिपोर्ट को कि जो आपका ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पर 21st सेंचुरी में इसको एक्सीड कर जाएगा। सिंस द 5th असेसमेंट रिपोर्ट साइकिल एंडेड इन 2014, मोर अटेंशन हैड बीन पेड टू दिस क्लाइमेट क्राइसिस एंड एफर्ट टू रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट विद द एनुअल कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द पार्टीज ड्राइविंग दिस प्रोग्रेस। अगर हम इसकी की फाइंडिंग्स के बारे में बात करें तो देखिए इसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई थी कि जो आपका लिमिटिंग वार्निंग क्या है वो कैसी होनी चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग आपका 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं, ह्यूमन पे किस तरीके के इम्पैक्ट पड़ेंगे वो भी इन्होंने यहाँ पर बता दिया था। और एक सबसे बड़ा सजेशन इन्होंने यहाँ पर दिया था कि जो वर्ल्ड है उसे बर्निंग फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट होने की आवश्यकता है, जो कि नंबर 1 कॉज है क्लाइमेट क्राइसिस में। और इसी के बाद आप देखेंगे जो कार्बन इमिशन है उसको कम करने के लिए और कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ को सेटअप करने के बारे में बात की जाने लगी, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन की बात की जाने लगी, और जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स है उसकी जगह जो ग्रीन एनर्जी है इस पे ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया जाने लगा। ओके, सो दीज आर द फ्यू पॉइंट रिलेटेड विद द IPCC एंड AR6 रिपोर्ट बहुत बड़ी रिपोर्ट है, आप इसको सेपरेटली कहीं पर जाकर इसका डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं, आपको IPCC की वेबसाइट पर भी ये मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 12 पर आपको देखने मिलेगा। बात की जा रही है हिस्टेरेक्टमी की। आर्टिकल में क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए रिसेंटली जो आपका सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने यहाँ पर एक बहुत, और सुप्रीम कोर्ट और होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक चिंता जाहिर की है। दे आर वरीड एक्चुअली जो पुअर या फिर लेस एजुकेटेड वुमेन है, पर्टिकुलरली अगर आप बात करेंगे रूरल एरियाज़ की जो महिलाएं हैं उनमें हायर रिस्क है कि वो अंडरगो कर सकती हैं अननेसेसरी, मतलब जिसको अवॉइड किया जा सकता है, या अनजस्टिफाइड हिस्टेरेक्टमीज़ को। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट हैं उनको होम मिनिस्ट्री ने ये सलाह भी दी थी कि इस तरीके के जो एक्शन है इसको यहाँ पर थोड़ा सा आप मैनेज करके चलिए। अब देखिए इसी के बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन आया पिछले महीने जहाँ पर उन्होंने स्टेट और यूनियन टेरिटरी को इंस्ट्रक्ट किया था कि वो इम्प्लीमेंट करें गाइडलाइंस जो कि फॉर्मुलेट करेगा सेंटर को मॉनिटर करने के लिए अननेसेसरी हिस्टेरेक्टमी।
ठीक है, विद इन 3 मंथ। अब इसी की वजह से आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि हिस्टेरेक्टमी होता क्या है। तो देखिए, सरल और आसान भाषा में समझ लेते हैं। हिस्टेरेक्टमी एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो यूट्रस है उसको यहाँ पर रिमूव किया जाता है। अगर आप दुनिया भर में बात करेंगे तो दुनिया भर में इस तरीके की जो प्रैक्टिस होती है ये यूजुअली जो मेनोपॉज के पास महिलाएं पहुँचने लगती हैं, मतलब ऐसे फीमेल्स जिनके जो पीरियड्स हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो यहाँ पर रुकने वाले हैं, लगभग जिनकी एज 45 या उससे ज़्यादा हो जाती है, तब इसको परफॉर्म किया जाता है। लेकिन अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इसके हिस्टेरेक्टमी के जो केसेस हैं वो आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे अमंग दी वुमेन, जो कि रेंज करती हैं 28 to 36 ईयर्स ऑफ एज। दैट मीन्स दे आर वेरी यंग। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस हिस्टेरेक्टमी। अब देखिए, जब हम हिस्टेरेक्टमी की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया ये एक तरीके का सर्जरी है जहाँ जिसको परफॉर्म किया जाता है इन वुमेन्स टू रिमूव द यूटरस। ठीक है, यूटरस को रिमूव करने के लिए इसी को हम बोल सकते हैं ऑल्सो द प्लेस विच इज़ नोन एज वोम। वह जगह, मतलब आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, ऐसी वो जगह जहाँ पर बेबी ग्रो करता है व्हेन विमेन इज प्रेग्नेंट। सो ड्यूरिंग द सर्जरी व्हाट हैपेंड, जो पूरा यूट्रस है या तो उसको ही रिमूव किया जाता है या कई बार जो फैलोपियन ट्यूब है या ओवरीज है उसको यहाँ पर रिमूव किया जाता है। आफ्टर हिस्टेरेक्टमी वुमेन यहाँ पर अपने पीरियड्स जो उसके आते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो आते हैं वो यहाँ पर नहीं आते हैं एंड शी कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट अगेन। अब यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है कि रीज़न क्या है फॉर हिस्टेरेक्टमी। देखिए, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जैसे वाइट डिस्चार्ज, हैवी ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन अलॉन्ग विद द एनीमिया मेक दीज वुमेन विजिट डॉक्टर हु सेट असाइड मेडिकल एथिक्स कि भाई ठीक है ये ईजी और परमानेंट सॉल्यूशन है, रादर देन गोइंग थ्रू अदर लाइफस्टाइल चेंजेस और अडॉप्ट सम डिफरेंट थिंग। डॉक्टर्स यूजुअली सजेस्ट दिस। Early marriage, early motherhood, heavy work during pregnancy and lack of menstrual hygiene are some of also other social drives that cause uterine problems, जिसकी वजह से आप देखेंगे ये परफॉर्म किया जाता है। इसी के अलावा जो मेंस्ट्रुअल टैबू हैं वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो आज की डेट में महिलाएं फेस कर रही हैं। वुमेन फेस दिस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और इसी की वजह से आप देखिए ये बहुत ईजी हो जाता है उनके लिए कि रादर देन टॉकिंग इट टू समवन लेट्स रिमूव इट। ओके, सो इट इज़ वेरी मच कन्विंसिंग कि भाई उनको हिस्टेरेक्टमी यहाँ पर परफॉर्म करवा दी जाए। अदर देन दैट जो आपको पुअर वुमेन्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, व्हाट हैपेंड, दे आर ऑफन इंस्टिल्ड विद द फियर ऑफ कैंसर कि भाई हो सकता है उन्हें कहीं यूट्राइन कैंसर ना हो जाए, और इसी की वजह से ये क्या करती हैं अर्ली एज में, यंग एज में ही जो अपना यूट्रस है उसको यहाँ पर रिमूव करवा देती हैं। या फिर जो मैल प्रैक्टिस है, जो प्राइवेटाइजेशन है हेल्थ केयर सेक्टर का, वो यहाँ पर कंटिन्यू इंक्रीज हो जाता है। एक प्रॉफिट ड्रिवन मेथड है जिसकी वजह से आप देखेंगे इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर परफॉर्म की जा रही हैं। अब आपको ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है इसके अलावा, देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सो आई एम डिस्कसिंग इट इन ब्रीफ कि इशू क्या है इस सर्जरी से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहला है अननेसेसरी प्रोसीजर है। ठीक है, हो सकता है एक चांस हो जहाँ पे ओवेरियन कैंसर होने की चांसेस हो, उस केस में अगर रिमूव किया जा रहा है दैन इट इज़ फाइन। अदरवाइज इफ देयर आर माइनर इश्यूज लाइक एब्डोमिनल पेन, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड ऑल दैट, तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। अलॉन्ग विद दैट एक तरीके का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपको महिलाओं पर देखने मिलेगा। ये जो प्रोसीजर होता है इसकी वजह से जो बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस होंगे, आपके बॉडी का एक पार्ट यहाँ पर निकल रहा है, हार्मोनल चेंजेस होंगे, इसकी वजह से आप देखेंगे इमोशनल और साइकोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं। फिर सर्जिकल रिस्क और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार इन्फेक्शन बढ़ जाता है, या सराउंडिंग ऑर्गन्स में अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो सराउंडिंग ऑर्गन्स के डैमेज होने के भी चांसेस हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर इफेक्ट आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, जैसे हार्मोन्स या बोन हेल्थ, हार्मोन्स यहाँ पर आपके डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, हार्मोनल चेंजेस इम्पैक्ट होंगे, एंड वंस द हार्मोन्स स्टार्टेड चेंजिंग आपका न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस होने लगेगा एंड दे कैन फर्दर लीड यू टू मल्टीपल डिसीजेस। अलॉन्ग विद दैट बोन हेल्थ आपकी यहाँ पर इम्पैक्ट हो जाती है। पेशेंट की जो एनाटोमी है,
वो नहीं यहाँ पर अच्छे से समझी जाती, पेशेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती और इसको प्रोसीड कर दिया जाता है, रिजल्टेड इनटू व्हाट, डिसीजन मेकिंग में जल्दबाजी लापरवाही की वजह से और बहुत कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट दिस आर्टिकल, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि ये देखिए बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर आप आज की डेट में इंडिया में देखेंगे तो जो यंग वुमेन्स हैं दे आर अडॉप्टिंग दीज काइंड ऑफ मैथड्स विच इज़ नॉट गुड। सो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर सोचने की आवश्यकता है कि व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट कुड बी द अल्टरनेटिव मेजर्स, या इस तरीके की क्या गाइडलाइन है जिनको यहाँ पर बनाया जाना चाहिए। सो हिस्टेरेक्टमी की अगर हमने बात करी थी तो 15 से 49 साल की अगर आप केस देखेंगे तो एक एवरेज जो एज है यहाँ पर 34, मैक्सिमम जो महिलाएं हैं वो 30 to 39 ईयर्स की जो एज की हैं वो यहाँ पर इसको परफॉर्म कर रही हैं। 4 स्टेट्स हैव द हाई नंबर, जहाँ पर आप देखेंगे जिसमें आपको देखने मिल जाएंगे बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात। जहाँ आंध्र प्रदेश में लगभग 22%, you will find 22% women who belong to the age group of 40 to 49 years, they are performing hysterectomy। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। जीएस पेपर 3 के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इम्पॉर्टेंट हम देखने वाले हैं यहाँ लाइबोर की, LIBOR, विच इज़ दी लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, जो कि एक तरीके का बेंचमार्क है जो हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर RBI ने एक गाइडलाइन रिलीज़ करी है हमारे जो कंट्री के जितने भी बैंक्स हैं उनके लिए, कि वो लाइबोर की जो मेथड्स हैं, जो माल प्रैक्टिस यहाँ पर हो रही हैं, उससे थोड़ा सा दूरी बना कर रखें। तो ये था इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। समझ लेते हैं कि आखिर लाइबोर है क्या। अब देखिए, लाइबोर एक ग्लोबल बेंचमार्क है, जैसा मैंने आपको बताया। ये एक तरीके से इंटरेस्ट रेट को सेट करता है, मतलब वो इंटरेस्ट रेट जिस पर बैंक्स आपस में एक दूसरे से बोरोइंग करते हैं, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पर जिस रेट पर बैंक्स यहाँ पर एक दूसरे से, जैसे इंडिविजुअल रेट, जो हर बैंक की एक इंटरेस्ट रेट है, उनकी जो एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट रेट है, उसको यहाँ पर कंबाइन करके एक ऐसी रेट यहाँ पे तय की जाती है जिसके ऊपर बैंक्स आपस में एक दूसरे पे बोरो करते हैं। अब ये जो रेट है ये हर दिन चेंज होती है, हर दिन आपको 11 बजे ये चेंज होती हुई नज़र आएगी। एवरी बिजनेस डे बिफोर 11 AM, लंदन के टाइम के हिसाब से हम 11 AM की बात कर रहे हैं। सो जो लाइबोर पैनल है ये यहाँ पर एक रिपोर्ट सबमिट करता है और उसके हिसाब से जो कंपनीज़ हैं, जो अलग अलग बैंकिंग सिस्टम है, वो इसको काम करते हैं। नाउ यू विल बी अमेज्ड टू नो कि ये डिसाइड कैसे होता है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो पैनल है ये इसको डिसाइड करने वाला है। जस्ट इमेजिन इस पैनल में आपको देखने मिल गया जैसे HDFC सपोज इसका पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल SBI आपको इसका पार्ट देखने मिल गया, फॉर एग्जाम्पल PNB इसका पार्ट आपको देखने मिल गया। HDFC ने बोला कि भाई हम जो रेट रखने वाले हैं दैट इज़ 5%। HDFC ने बोल दिया ओके फाइन, हम जो रेट यहाँ पर सेट कर रहे हैं विच इज़ 6%। PNB ने बोला ओके इट्स फाइन, मैं यहाँ पर जो इंटरेस्ट की रेट सेट कर रहा हूँ विच इज़ 4.4%। अब इन सब का एवरेज निकाला जाएगा और जो फाइनल अमाउंट आएगा उसको ही यहाँ पर लिबोर का रेट माना जाएगा। अब इसके साथ देखिए दिक्कत क्या हुई, क्यों RBI ने यहाँ पर बोला अपने बैंक्स को कि वो देखिए इस तरीके की मेथड से दूर रहे, लिबोर की मेथड से। कारण यहाँ पर देखने मिला, यहाँ पर चलने वाला कुछ स्कैंडल। देखिए बहुत सारी कंट्रोवर्सी यहाँ पर सामने आई, जिसमें पता लगा ये जो बैंक्स हैं ये आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब एक दूसरे से पहले ही रेट्स डिसाइड कर लेते थे, जिसकी वजह से जो एक एवरेज रेट है वो कम हो जाती थी। विच मीन्स जब बैंक एक दूसरे से बोरोइंग करेंगे तो उसे कम इंटरेस्ट रेट पर रिटर्न एक दूसरे को देना होगा, और इसी की वजह से ये जो पूरा सिस्टम था ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन ये आ जाता है, क्या कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है? चलिए इसका पार्ट नहीं बनते हैं तो यस, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। 2017 में अगर आप देखेंगे तो US फेडरल रिजर्व ने अनाउंस किया था सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, जिसे हम SOFR के नाम से जानते हैं। इसको प्रेफर किया जा रहा है बेस्ट ऑल्टरनेटिव के थ्रू। अकॉर्डिंगली इन इंडिया न्यू ट्रांजेक्शंस वर टू बी अंडरटेकिंग यूजिंग SOFR, जहाँ पर आप देखेंगे मॉडिफाइड मुंबई इंटर बैंकिंग फॉरवर्ड आउटराइट रेट, जिसे MMIOFR ने रिप्लेस किया था MIFOR को। बिल्कुल उसी तरीके से ये सिस्टम आपको यहाँ देखने मिलेगा। बेसिकली इट बेस्ड on observable repo rate or the cost of the borrowing cash overnight, which is collateralizing by the US Treasury security, and thus it makes it prevailing transaction based rate and drifting away from the requirement of then expertise judgment in the labor।
सो 2020 में RBI had asked banks, what it asked, to assess their LIBOR exposures and prepare for the adoption of the alternative responses। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि बहुत जल्द SOFR यहाँ पर काम कर सकता है। लिबॉर की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया ये स्टैंड करता है लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट पर। ये एक बेंचमार्क है जो लोन इशूअर्स को हु विश टू सेट इंटरेस्ट रेट फॉर द वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट इन एवरी 18 हर दिन लगभग जो 18 ग्लोबल बैंक्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बेंचमार्क के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 5 करेंसीज पे यहाँ कैलकुलेट किया जाता है। ये करेंसीज कौन कौन सी हैं देखिए, यूके का पौंड स्टर्लिंग आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, देन स्विस फ्रैंक आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, देन देयर इज़ यूरो, Japanese yen and the US dollar is the part of this। बैंक जो यूज़ करते हैं इसको, अगर आप देखें बैंक यूज लिबॉर टू प्राइस द फॉलोइंग प्रोडक्ट, असेट बैक्ड सिक्योरिटी कैसी होंगी, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स कैसे होंगे, एडजस्टेबल रेट मॉर्टेजेस कैसे होंगे, प्राइवेट स्टूडेंट लोन्स क्या होंगे, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्विफ्ट्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी। सो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.